प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट सेकंड को और यूनिट फर्स्ट के जो कुछ एमसीक्यूज है उनको डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा जो फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का है उसका जो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है उसके यूनिट थर्ड के कुछ एमसीक्यूज को। ठीक है, तो एमसीक्यूज ध्यान में रखना बहुत जरूरी होते हैं। इवन जो फ्यूचर है वो एमसीक्यूज को लेकर के ही होगा, जैसे क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स वगैरह। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह अगर तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पर भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रिपरेशन से सब्जेक्ट के जो नॉलेज है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें। ठीक है, सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, क्योंकि हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म या यूनिट थर्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द बाइफेजिक सिस्टम्स कंटेन टू फेजेस। ठीक है, बाइफेजिक सिस्टम्स में दो फेजेस होते हैं और वो फेजेस कौन कौन से हैं सर? एक तो डिस्पर्स्ड फेज है और एक डिस्पर्स्ड। हाँ, एक होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब इनको ही हम लोग डिस्पर्स्ड फेज को हम लोग इंटरनल फेज भी बोलते हैं, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम को एक्सटर्नल फेज भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो डिस्पर्जन हमारा जो मीडियम है इसको ही हम लोग कॉन्टिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स हमको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्स में हो सकता है कि डिस्पर्स फेज आए, इंटरनल फेज आए, डिस्पर्जन मीडियम आए, एक्सटर्नल फेज आए या कॉन्टिन्यूअस फेज आए, तो इन सभी के मतलब तुम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो बाइफेजिक सिस्टम्स में दो फेजेस होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज को इंटरनल फेज भी बोला जाता है और डिस्पर्जन मीडियम को एक्सटर्नल या कॉन्टिन्यूअस फेज भी हम लोग बोलते हैं। ये सभी को लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। कोअर्स पार्टिकल्स आर यूजुअली माइक्रोन इन साइज। ठीक है, कोअर्स बेसिकली देखो क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन्स होते हैं। ठीक है, कोलॉइडल तुम लोगों ने सुना होगा। ठीक है, और तुम लोगों ने सुना होगा कोअर्स, ये शायद हम लोगों ने क्लास में भी इनकी कभी बात करी। तो मॉलिक्यूलर जो डिस्पर्जन सिस्टम हमारा है उसको हम लोग तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, मॉलिक्यूलर, कोलॉइडल एंड कोअर्स डिस्पर्जन। यहाँ पे बात आ रही है कि इसकी कोअर डिस्पर्जन की। जो कोअर्स डिस्पर्जन है इन ये ही हमारे सस्पेंशन और इमल्सन होते हैं। ये तुम लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना है। बात को समझ रहे हो? तो सस्पेंशन और इमल्सन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कोअर्स डिस्पर्जन की। इसके अलावा कोलॉइडल डिस्पर्जन हम लोग को पता है, जिसमें कोलॉइडल रेंज में पार्टिकल साइज होते हैं, और मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होते हैं बेसिकली हमारे क्या होते हैं, वो सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर लेवल तक के पार्टिकल साइज की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कोअर्स पार्टिकल्स की। तो जो कोअर्स पार्टिकल्स की साइज की रेंज है माइक्रोन्स में, वो कितनी होगी? ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला हमारा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए 1 से लेकर के 100 माइक्रोन्स के बीच में, सेकंड इज 10 to 1000, थर्ड इज 5 to 50 एंड डी इज 50 to 500। देखो यहाँ पे तुमको ध्यान में रखना है 1 to 100 माइक्रोन्स। ठीक है, ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो कोअर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो कोअर्स पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो 1 से लेकर के 100 माइक्रोन तक का होगा। जब कोलॉइडल की हम लोग बात करते हैं तो कोलॉइडल तुम्हारे 0.5 माइक्रोन से छोटे होते हैं साइज में, 0.5 माइक्रोन से लेकर के 0.1 माइक्रोन तक के आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं ये नैनोमीटर में होते हैं, मतलब कि 0.1 क्या कहते हैं इसको हम लोग, माइक्रोन से भी जब छोटे साइज के जो पार्टिकल्स आ जाएंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे? वो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में चले जाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों को बेसिकली ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज सस्पेंशन इज बेटर। ठीक है, विच सस्पेंशन इज बेटर, तो इनमें से जो भी सस्पेंशन हैं उनमें से कौन सा बेटर है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन बेसिकली हमारे होंगे। पहला ऑप्शन हमारा हो गया फ्लॉकुलेटेड और सेकंड ऑप्शन डीफ्लॉकुलेटेड। सी मतलब दोनों ही हमारे बेटर हैं, ए एंड बी, और डी मतलब हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कौन सा वाला सही है। तो बताओ जरा इसमें कौन सा आंसर सही होगा? डी सर, ए फ्लॉक्यूलेटेड। हमारा जो करेक्ट, हाँ, हमारा जो आंसर होगा दैट इज फ्लॉकुलेटेड। ठीक है, देखो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशंस में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है? इसमें सेटलिंग फास्ट होती है। सेटलिंग मींस सेडिमेंटेशन। इसमें देखो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में हमको ध्यान रखना है कि इसमें सेडिमेंटेशन क्या होता है? फास्ट होता है, फास्ट सेडिमेंटेशन रेट होता है। पर इनका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत आसान होता है। ठीक है, इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वो आसान होता है, जिसकी वजह से अगर सेटलिंग हो गई है तो हम लोग आसानी से उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं। जबकि डीफ्लॉकुलेटेड में क्या है? जो सेडिमेंटेशन रेट है वो क्या होता है? वो होता है स्लो। ठीक है, और
पर इसमें दिक्कत क्या है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो आसान नहीं होता है या वो होता ही नहीं है, जिसकी वजह से जो डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये बेटर सस्पेंशन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल तो है लंबे टाइम तक, पर अगर उनमें सेडिमेंटेशन हो गया है तो उसके बाद उनको हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उनको यूज हम लोग नहीं कर सकते, या फिर बहुत मेहनत हम लोगों को करनी पड़ेगी उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 इज जीटा पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग जीटा पोटेंशियल को मेजर करते हैं। जीटा पोटेंशियल की बात आई थी जब हम लोगों ने पार्टिकल साइज की या जो इमल्सन की जो स्टेबिलिटी है उसकी बात करी थी। इलेक्ट्रिक मेथड बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जीटा पोटेंशियल को मेजर करते हैं किसी भी इमल्सन के लिए। ठीक है, तो जब जीटा पोटेंशियल हम लोग मेजर करेंगे तो फिर हमको आइडिया लगता है कि भाई इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, क्या है, कितना लंबा चलेगा, क्या इसमें हमको चीजें डालने की जरूरत पड़ेगी कि भाई जैसे कि हम लोग उसको और स्टेबल बनाएं। तो ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जीटा पोटेंशियल को मेजर करते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पे, पहला जीटा मीटर, सेकंड इज बी ऑप्शन इज पोटेंशियोमीटर, सी ऑप्शन इज इलेक्ट्रोमीटर एंड डी ऑप्शन इज अमीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, कोई बता सकता है? नहीं होगा शायद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जीटा मीटर। ठीक है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है, आसान भी है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो जीटा मीटर से हम लोग क्या करते हैं, जीटा पोटेंशियल को मेजर करते हैं, जिससे कि आसानी से हम लोग इमल्सन्स की स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितना स्टेबल ये होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इज इमल्सन कंटेन एट लीस्ट ओके 2 1 2 3 और मोर देन 3 इमिसिबल फेजेस। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? एट लीस्ट की, कम से कम। ठीक है, इमल्सन्स में कम से कम कितने इमिसिबल लिक्विड फेजेस होते हैं? तो हमारा आंसर ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? 2। ठीक है, तो कम से कम 2 इमिसिबल लिक्विड फेजेस हमारे पास होने चाहिए एक इमल्सन को बनाने के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन ऑयल इज डिस्पर्स्ड in continuous water phase। ठीक है, when oil is dispersed in continuous water phase it is called as water in oil emulsion। ठीक है, B is oil in water emulsion, C is both and D we cannot predict कि ये कौन सा वाला emulsion है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑयल क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। देखो अब हम लोग इस फिगर पे थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दो, डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या हो गया? ऑयल। ठीक है, और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज क्या हो गया? वाटर। अब हमको बताना है कि ये जो इमल्सन जो हमारा बना है ये कैसा इमल्सन है, वाटर इन ऑयल इमल्सन है, ऑयल इन वाटर इमल्सन है। ठीक है, या ये दोनों में से कोई भी हो सकता है या हम लोग पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा? बी, ऑयल इन वाटर इमल्सन। द आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ऑयल इन वाटर इमल्सन। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आर द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, जिससे कि इमिसिबल बनाने में हमको क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। वो कौन से एजेंट्स या कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं? और ऑब्वियसली जब भी हम लोग, ठीक है, हम लोग जब इनको ऐड करते हैं तो एक मिसिबल सा लिक्विड मीडिया हम लोग को बनता है। भले वो लिक्विड्स क्या होते हैं, हमारे इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग यहाँ पे जैसे ऑयल इन वाटर को अगर मिसिबल करना है तो कौन सा एजेंट हम लोग डालेंगे जिससे कि उनके इंटरफेशियल टेंशन कम होगी और उनकी मिसिबिलिटी बढ़ेगी? तो वो जो हमारे एजेंट्स होते हैं वो एजेंट्स क्या होते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट। हाँ, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। नाउ नंबर 8, इमल्सिफाइंग एजेंट शुड बी एबल टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन लेस देन। देखो अगर एक इमल्सिफाइंग एजेंट को इफेक्टिव होना है, इफेक्टिव मतलब कि अच्छे से काम करना है, तो उसको इंटरफेशियल टेंशन को कितना तक रिड्यूस एटलीस्ट करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है 5 डाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन है 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर, सी इज 15 डाइन्स एंड डी इज 20 डाइन्स। बेसिकली डाइन्स पर सेंटीमीटर जो है ये हमारे इंटरफेशियल टेंशन को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, डाइन्स पर सेंटीमीटर में इस टेंशन को, इस प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई कितना तक उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो बेसिकली इसका आंसर हमारा होता है 10 डाइन्स तक का। ठीक है, तो अगर उसको इंटरफेशियल टेंशन को कम करना है, मिसिबिलिटी को बढ़ाना है या इफेक्टिवली काम करना है, तो उसको कम से कम 10 डाइन्स तक के उसको इंटरफेशियल जो टेंशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो वो उतना इफेक्टिव फिर नहीं होगा।
ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज HLB वैल्यू ऑफ ट्विन 80 इज। देखो यहाँ पे शायद तुम लोगों को पहली बार सुनाई दे रहा होगा ट्विन 80, और HLB हमने क्लास में डिस्कस किया है, तो कोई बता सकता है मुझे HLB की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, HLB हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। बेसिकली जो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस है, इनको हम लोग जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं इनको कैटेगराइज करते हैं इस HLB वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो किसकी HLB वैल्यू कितनी होगी, वो क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा, तो अकॉर्डिंगली जब हम लोग अलग अलग सस्पेंशन बनाते हैं तो इन HLB वैल्यू के अकॉर्डिंगली ही हमको इमल्सिफाइंग एजेंट को चूज करना होता है। तो जो ट्विन 80 हमारा है बेसिकली ये इमल्सिफाइंग एजेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ट्विन 80 है, और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट भी है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है। तो ट्विन 80 या कभी कभी स्पैन का नाम भी यहाँ पे आता है, ट्विन एंड स्पैन। ठीक है, तो ये जो ट्विन 80 है इसकी HLB वैल्यू कितनी है, बेसिकली यहाँ पे सीधे सीधे ये तुमको याद कर लेना है। ट्विन 80 की जो HLB वैल्यू होती है वो होती है 15। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि ट्विन 80 की जो HLB वैल्यू है वो कितनी है, वो 15 है। तो वो एक अच्छा इफेक्टिव हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज कोल्ड क्रीम्स आर। ठीक है, तो कोल्ड क्रीम्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा इमल्सन है? पहला ऑप्शन है हमारा ऑयल इन वाटर, दूसरा ऑप्शन है नहीं, पहला ऑप्शन है हमारा वाटर इन ऑयल, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑयल इन वाटर, तीसरा है हमारा दोनों में से कोई भी हो सकता है, चौथा है कि हम लोग नहीं बता सकते हैं कि भाई कौन सा वाला इमल्सन। तो कोई बता सकता है इसका आंसर क्या है? वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल। तो ये आंसर हमारा कौन सा वाला है? ए सर ए। ए। ठीक है, देखो बेसिकली हमने देखा होगा जो हमारे क्रीम्स है ना जो वैक्सी सी नेचर की होती है, वैक्सी से अगर उसका नेचर है तो मतलब कि ऑयल उसमें ज्यादा प्रोपोर्शन में, और जनरली जो कंपोनेंट ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज में होता है। क्लियर है? तो इसलिए हमारा यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला हो जाएगा? वाटर इन ऑयल। समझ रहे हो? तो ऑयल हमारा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस फेज हो गया, और वाटर हमारा क्या हो गया यहाँ पे? इंटरनल फेज हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बिकम फ्लोकुलेटेड इन अ सस्पेंशन बिकॉज। ठीक है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं किसी भी सस्पेंशन में वो फ्लोकुलेटेड हो जाते हैं। फ्लोकुलेटेड होने का मतलब क्या है? सेडिमेंट, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे हो जाना। इस तरीके से फ्लॉक्स जब बनेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये फ्लोकुलेशन की प्रोसेस हो रही है, ये पार्टिकल्स का क्या बन रहा है? ये एग्रीगेट बन रहा है। जबकि इनिशियली जब हमने बनाया था इनको ये इस तरीके से एक दूसरे से दूर दूर थे, पर टाइम के साथ साथ क्या हो गया, वो एक दूसरे के पास आने लग गए। ठीक है, और क्या हो गया, वो जुड़ गए और अल्टीमेटली सेडिमेंटेशन रेट पर बढ़ जाता है, वो जल्दी नीचे से सेटल हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ऑप्शन बी इज अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर एप्रिशिएबल, सी ऑप्शन इज रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर एप्रिशिएबल का मतलब कि काउंट किया जाना चाहिए उसको, कि मतलब सिग्निफिकेंट है वो। ठीक है, और डी का मतलब हो गया व्हीकल रिजेक्ट्स द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड का मतलब कि पार्टिकल्स को काफी नजदीक नजदीक एक दूसरे के रखा गया है। ऑप्शन बी का मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर एप्रिशिएबल, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो मतलब सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से एक दूसरे के नजदीक वो आ जा रहे हैं। सी ऑप्शन का मतलब है कि रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर, रिपल्सिव मतलब कि एक दूसरे को दूर भगाना, अपने आप से दूर भगाना। ठीक है, रिपल कर देना। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाते हैं, उस वजह से फ्लोकुलेशन होता है। या जो व्हीकल हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो व्हीकल उस सॉलिड पार्टिकल्स को या उनको उन ड्रॉपलेट्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि फ्लोकुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा करेक्ट आंसर? सोचो जरा, बी नंबर होना चाहिए सर। कौन सा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अट्रैक्ट, हाँ, बी ऑप्शन सही होगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर एप्रिशिएबल। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि वो एक दूसरे के साथ में जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, now moving towards question number 12. Question number 12 is Brownian motion of particles
असिस्ट द सेडिमेंटेशन, प्रमोट सेडिमेंटेशन, प्रिवेंट सेडिमेंटेशन और इंक्रीजेस द सेडिमेंटेशन। मतलब कि जो ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मूवमेंट है जो पार्टिकल्स का, वो सेडिमेंटेशन को असिस्ट करता है, उसमें हेल्प करता है, प्रमोट करता है, उसको और ज्यादा बढ़ा देता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, या इंक्रीज करता है, उसको बढ़ा देता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जो ब्राउनियन मोशन है उस कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रिवेंट सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन प्रिवेंट्स द सेडिमेंटेशन, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो सेडिमेंट जो ब्राउनियन मोशन है अपने आप में वो हमारी हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सस्पेंशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग फॉर्मुलेटेड विद, इसका क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सस्पेंशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग फॉर्मुलेटेड विद, जो हमारी हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं, अगर उसका सस्पेंशन हम लोग बना रहे हैं तो इसमें से कौन से एजेंट का हम लोग यूज करेंगे? पहला हमारा होता है ऑप्शन क्या? इमल्सिफाइंग एजेंट, बी हमारा हो गया वेटिंग एजेंट, सी हमारा हो गया सस्पेंडिंग एजेंट और डी हो गया हमारा ऑल ऑफ द एबव। सर वेटिंग कौन सा होगा? नहीं होगा। नहीं, वेटिंग एजेंट्स है इसमें यहाँ पर बेसिकली। देखो वेटिंग एजेंट्स, देखो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? हाइड्रोफोबिक ड्रग्स की। हाइड्रोफोबिक ड्रग्स मतलब कि जो ड्रग्स वाटर लविंग नहीं है, ये ड्रग्स क्या हो रही हैं? वाटर से दूर भाग रही हैं। फॉर एग्जांपल ये डी का मतलब ड्रग हो गया। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या हो रही हैं? वाटर के पास नहीं आ रही है। ठीक है, वो उससे दूर भाग रही है, मतलब उनकी वेटिंग नहीं हो पा रही है। हमने देखा है, मैंने शायद क्लास में भी डिस्कस किया होगा कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जब किसी लिक्विड में या वाटर में उसको हम लोग डाल देते हैं तो तैरते रहते हैं, वो भीगते नहीं हैं, भीग नहीं रहे हैं, वेटिंग नहीं हो पा रही है। वेटिंग बेसिकली क्या है? एक फिनोमिना है जिसमें कि जो सरफेस पर जो एयर है किसी भी पार्टिकल की या सॉलिड पार्टिकल्स की, वो जब रिमूव हो जाएगी और उस सरफेस पे कोई वाटर मॉलिक्यूल जब अटैच हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग वेटिंग बोलते हैं। अगर हम लोग सस्पेंशन बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो उसकी वेटिंग हो। अगर वेटिंग ही नहीं होगी तो सस्पेंशन बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? वेटिंग एजेंट ऐड करना उसमें पड़ेगा। ठीक है, या वेटिंग एजेंट को यूज करना ही करना पड़ेगा। बाकी इमल्सिफाइंग सस्पेंडिंग एजेंट तो बाद की बात हो गई। ठीक है, तो वेटिंग एजेंट हम लोगों को ऐड करना ही करना है, जो कि क्या करेगा? उसका सस्पेंशन बनाने में हमारी इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो वेटिंग एजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 14, द वेटिंग एबिलिटी ऑफ व्हीकल इज डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी व्हीकल की या सॉल्वेंट की, लिक्विड की, अगर हम लोग वेटिंग एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि भाई इसकी वेटिंग एबिलिटी कितनी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हमको क्या करना है? ए ऑप्शन इज एंगल ऑफ रिपोज देखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट एंगल देखना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल देखना पड़ेगा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये तुमने शायद फिजिक्स में भी 12th में पढ़ा होगा, क्लास में भी शायद इसको लेकर के कभी बात आई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा है दैट इज कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल होगा। हाँ, ठीक है, जो लिक्विड है, एंगल हाँ, फ्रिक्शन में था। लिक्विड और सॉलिड में जो इंटरेक्शन है ना, तो उनका जो इंटरेक्शन है वो कॉन्टैक्ट एंगल से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई कितनी वेटिंग हो रही है या कितना वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड्स के सरफेसेस के साथ में अटैच हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एंगल से हम लोग निकालते हैं। नाउ नंबर 15 इज सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ आइडियल सस्पेंशन शुड बी। एक आइडियल सस्पेंशन का जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन ए इज लेस देन 1, ऑप्शन बी इज मोर देन 1, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन डी इज 0। ठीक है, द राइट आंसर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जितना 1 के क्लोज वैल्यू आएगी तो हमारा सेडिमेंटेशन या जो हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है किसी भी सस्पेंशन का वो आइडियल हम लोग बोलेंगे। जितना 1 के क्लोज आएगी, जिसकी 1 आएगी वो तो आइडियल है ही है, पर फिर हमारी कोशिश रहेगी 1 के जितने करीब वो रह सके। देखो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था F इक्वल्स टू वी यू अपॉन वी 0। वी यू हमारा था क्या? अल्टीमेट वॉल्यूम। ठीक है, और वी 0 हमारा क्या था? इनिशियल। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से हमारे पास सस्पेंशन हम लोगों ने बना करके तैयार किया है। इनिशियल वॉल्यूम हमारा ये है तो V0 ये हो जाएगा। अब हमने फॉर एग्जांपल t टाइम के बाद ऑब्जर्व किया और वो वॉल्यूम कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया, तो ये VU हो जाएगा इस टाइम के लिए।
ठीक है। अब हमको ये वाला वॉल्यूम देखना पड़ेगा, ये वाला वॉल्यूम देखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी पड़ेगी और तब अपना सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हम लोग को निकालना पड़ेगा। अगर V0 और VU अगर एक हैं या बराबर है, फॉर एग्जांपल ये भी 10 है और ये सेडिमेंट नहीं हुआ और यहाँ पर ही रहेगा तो वो भी हमारा 10 ही रहेगा, तो 10/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक आइडियल सस्पेंशन के लिए जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो 1 होना चाहिए। 1 के जितने नजदीक हमारी वैल्यू होगी तो हमारा सस्पेंशन उतना अच्छा होगा। जितना 1 से दूर होते हम लोग चले जाएंगे, समझ लो कि उतना बेकार या उतना कम स्टेबल हमारा क्या है, सस्पेंशन है। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग स्टोरेज पीरियड इन सस्पेंशन क्रिस्टल ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू। ठीक है, जब लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए जब हम लोग अपने सस्पेंशन को रखते हैं तो उसमें क्या है, क्रिस्टल्स की ग्रोथ होने लगती है, उसमें क्रिस्टल्स वगैरह डेवलप होने लगते हैं। तो उसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑप्शन बी इज फ्लक्चुएशंस इन द एम्बिएंट टेम्परेचर्स। ऑप्शन सी इज प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है जो क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है किसी भी सस्पेंशन में वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज पर होती है, पर ये जो क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है उसका बेसिक रीजन क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज में क्या हो जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म पीरियड में क्या हो जा रहा है, क्रिस्टल ग्रोथ। उसमें क्रिस्टल ग्रोथ होने का मतलब है कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स उसमें ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के बढ़ने का जो रीजन है बेसिकली यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है दैट इज फ्लक्चुएशंस इन द एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, हमने को पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से सॉल्युबिलिटी भी काफी हद तक चेंज हो जाती है। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, बात को समझ रहे, और फिर इतने आसानी से वो फिर डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि भाई वो क्रिस्टल या जो इनसॉल्युबल मटेरियल है वो हमारे सस्पेंशन में हम लोगों को दिखने लग जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाइल यूजिंग sedimentation method for size analysis, addition of deflocculating agent to a suspension is necessary in order to। ठीक है, जब हम लोग सेडिमेंटेशन मेथड्स की बात कर रहे हैं, साइज एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि भाई हमारा जो सेडिमेंटेशन है, क्योंकि देखो साइज पर ही सेडिमेंटेशन बेसिकली डिपेंड होता है, जितने बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे तो उतना ज्यादा जल्दी हमारा क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है, या उतना ज्यादा हमारा सेडिमेंटेशन रेट होता है। ठीक है, अब हम लोग जब डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट उसमें डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं कि जो जब हम लोग पार्टिकल साइज एनालिसिस कर रहे हैं सेडिमेंटेशन मेथड के लिए। ठीक है, सेडिमेंटेशन हमारा साइज एनालिसिस बेसिकली मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड का यूज करते हैं पार्टिकल के साइज को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इस एनालिसिस के लिए डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट उसमें डालते हैं। ठीक है, अब ये डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट उसमें हम लोगों ने क्यों डाले, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज जो डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स हम लोगों ने यूज किए हैं, ये डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं, मतलब कि उसके रेट को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन बी इज मेक द पार्टिकल्स स्फेरिकल, वो पार्टिकल्स को स्फेरिकल बना लेते हैं। ऑप्शन सी इज दे प्रिवेंट द एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब कि पार्टिकल्स को एक दूसरे से जुड़ने से रोकते हैं। एंड ऑप्शन डी इज दे सेटिस्फाई द रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें बेसिकली हमारा सही होगा कि क्यों हम लोग एग्रीगेशन। हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज टू प्रिवेंट द एग्रीगेशन। ठीक है, अब जब हम लोग पार्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं सेडिमेंटेशन मेथड से, तो अगर हम लोग उसमें डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट नहीं डालेंगे तो हमको पता है कि भाई पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ करीब आएंगे और बड़े पार्टिकल्स बन जाएंगे और तुरंत उसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो एनालिसिस होगी वो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए उसमें पहले हम लोग डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट डालते हैं। वो क्या करते हैं, फ्लॉक्स को बनने नहीं देते हैं। क्लियर है, और जब वो फ्लॉक्स को बनने नहीं देंगे तो ऑब्वियसली उससे क्या एडवांटेज मिलेगी, पार्टिकल ज्यादा लंबे टाइम तक डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, जिससे कि सेडिमेंटेशन मेथड ज्यादा प्रॉपर तरीके से हम लोग वहां पर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सस्पेंशन टू अ पेशेंट विच ऑफ द फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा फैक्टर हमको कंसिडरेशन में रखना है या कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम, एक्सेप्टेबल कलर एंड ऑर्डर। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम लोग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं किसी सस्पेंशन का, तो ऑप्शंस हमारे पास हैं। एक्सेप्टेबल कलर पहला है एक्सेप्टेबल कलर एंड ऑर्डर, ऑप्शन बी इज पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी इज स्पेसिफिक एरिया एंड ऑप्शन डी इज विस्कोसिटी। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है दैट इज एक्सेप्टेबल कलर एंड ऑर्डर। कितना भी तुम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बढ़िया फॉर्मुलेशन बना लो, कितने भी स्पेसिफिक सरफेस एरिया रख लो, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी भी अच्छी विस्कोसिटी उसकी रख लो, पर अगर वो देखने में अच्छा और वो अच्छा फ्लेवर उसमें नहीं है, अच्छी ऑर्डर उसमें नहीं है, तो पेशेंट उसको कंज्यूम नहीं करेगा।
ठीक है, या करेगा भी तो पेशेंट कंप्लायंस उतनी अच्छी उसमें हमको नहीं मिलेगी, कोशिश करेगा पेशेंट उस फॉर्मुलेशन को अवॉइड करने की, ठीक है, ये तुमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कलर एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब कोई भी ओरल फॉर्मुलेशन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज in practice an ideal suspension should have particles। तो एक अच्छे आइडियल सस्पेंशन में पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए? पहला ऑप्शन हमारा है नॉन डिस्पर्सिबल, ऑप्शन बी इज रीडिस्पर्सिबल, ऑप्शन सी इज पार्टिकल्स शुड फॉर्म केक एंड ऑप्शन डी इज पार्टिकल्स शुड नॉट सेटल। बी। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। हमारे जो पार्टिकल्स होने चाहिए वो रीडिस्पर्सिबल होने चाहिए, मतलब कि हम लोग पार्टिकल्स को जल्दी से दोबारा से रीडिस्पर्स कर पाएं अगर उनमें किसी भी तरीके से सेडिमेंटेशन हो रहा है या वो बॉटम पर सेटल हो रहे हैं, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेटिंग एजेंट इज एडेड इन सस्पेंशन व्हेन सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर। हम लोग किसी भी सस्पेंशन में वेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, क्यों? पहला, जब हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल हाइड्रोफोबिक हैं, ऑप्शन बी इज वो हाइड्रोफिलिक हैं, ऑप्शन सी इज हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वाटर सॉल्युबल हैं, एंड ऑप्शन डी इज हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स का जो इंटरफेशियल टेंशन है वो क्या है, वो कम है या वो लेस हो गया। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? ए। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हाइड्रोफोबिक। जब हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस को का हम लोग सस्पेंशन बना रहे होंगे वाटर एज व्हीकल यूज करके, तो हमको वहां पर वेटिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, ये अभी प्रीवियसली भी हम लोगों ने अभी जस्ट बात करी है, ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, इमल्सन्स हैव शेल्फ लाइफ। तो इमल्सन की शेल्फ लाइफ कैसी होती है? शॉर्ट होती है, कोई शेल्फ लाइफ ही नहीं है, लार्ज या बड़ी ज्यादा शेल्फ लाइफ होती है, या डी इनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट हमारा नहीं है। कौन बताएगा इसका आंसर? इमल्सन्स हैव कौन सी शेल्फ लाइफ उनकी होती है? शॉर्ट, लार्ज, मोर, ठीक है, तो इमल्सन्स की जो शेल्फ लाइफ है वो शॉर्ट होती है। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है बेसिकली क्या? उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन का एक्सपायरी पीरियड, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट या एक्सपायरी पीरियड जो है। तो जो हमारी लिक्विड फॉर्म्स हैं या जो सस्पेंशंस हैं उन सभी की जो एक्सपायरी ड्यूरेशन या एक्सपायरी पीरियड होती है वो क्या होती है? वो शॉर्ट होती है, ठीक है, ये हमको सभी को ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्रीमिंग इज अ प्रोसेस। क्रीमिंग जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है? पहला ऑप्शन हमारा है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, दूसरा बी ऑप्शन इज इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन सी इज दोनों हो सकते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, एंड ऑप्शन डी इज हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो इमल्सन्स की जो स्टेबिलिटी थी उसको हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन हमारा आया था क्रीमिंग, ठीक है। तो क्रीमिंग एक रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। क्रीमिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, क्रीमिंग क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये तुमको ध्यान में रखना है, बात को समझ रहे हो? क्रीमिंग इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, नियर सीएमसी क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, इसकी बात कल भी हुई थी, ठीक है। सीएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रिटिकल मिशेल्स कंसंट्रेशन। नियर सीएमसी मिशेल्स ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स एज्यूम द शेप। जब सीएमसी बनेगा या क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन जब उसमें मेंटेन हम लोग करेंगे तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसा शेप ले लेते हैं? पहला ऑप्शन हमारा स्फेरिकल है, ऑप्शन बी इज लेयर्ड, ऑप्शन सी इज रॉड शेप्ड एंड ऑप्शन डी इज सिलिंड्रिकल। तो मिशेल्स का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ भी किया था क्लास में, मैंने तुम लोगों को दिखाया भी था कि ऐसे मिशेल्स फॉर्म उसमें होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो मिशेल्स होते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म के बनते हैं, ठीक है, गोल जैसे बॉल होती है, ठीक है, तो बॉल के शेप के हमारे जो है वो मिशेल्स बनते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द क्वेश्चन इज क्रीमिंग इन इमल्सन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटिंग। जो इमल्सन्स में जो क्रीमिंग प्रोसेस है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। पहला हमारा है डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज को अगर हम लोग बदल दें या उसको चेंज अपने हिसाब से करें उससे क्रीमिंग नहीं होगी। ऑप्शन बी इज डेंसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम को अगर हम लोग अपने हिसाब से चेंज करें, जरूरत के हिसाब से चेंज करें तो क्रीमिंग नहीं होगी। ऑप्शन डी इज ग्लोब्यूल्स का साइज अगर हम लोग छोटा या बड़ा कर लें तो क्रीमिंग नहीं होगी, एंड ऑप्शन डी इज वॉल्यूम ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा?
सी ग्लोब्यूल साइज। हाँ, ऑप्शन सी इज ग्लोब्यूल साइज। ठीक है, तो ग्लोब्यूल साइज की वजह से बेसिकली क्रीमिंग प्रोसेस हमारी होती है मेजरली। तो ग्लोब्यूल साइज को अगर हम लोग रेगुलेट करें, छोटा या बड़ा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट हम लोग करने की कोशिश करें, तो क्रीमिंग की जो प्रोसेस है उस पर काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ऑन कमर्शियल स्केल इमल्शंस आर प्रिपेयर्ड बाय। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्केल भी चाहे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल को इंडस्ट्रियल स्केल भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल स्केल पे जो इमल्शंस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन हमारा है फ्रीजिंग मेथड से, ऑप्शन बी इज होमोजेनाइजेशन मेथड से, ऑप्शन सी इज सेंट्रीफ्यूगेशन से, ऑप्शन डी इज डायलिसिस। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, होमोजेनाइजेशन। ठीक है, होमोजेनाइजर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में लिक्विड्स को कन्वर्ट करता है, बहुत स्पीड से वो घूमता है। ठीक है, अलग कई तरीके के मेथड्स होते हैं हमारे पास इमल्शंस को बनाने के। ठीक है, तो होमोजेनाइजर में क्या होता है कि बहुत स्पीड से वो घूमता है कि बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स भी उसमें से निकलती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अब क्योंकि हमको पता है कि जितने छोटे ड्रॉपलेट्स हम लोग बनाएंगे, ग्लोब्यूल्स हम लोग बेसिकली बनाएंगे, तो इमल्शंस हमारे क्या होंगे, उतने ज्यादा स्टेबल होंगे। जबकि लैब की जब हम लोग बात करते हैं, तो लैब में जब हम लोग इमल्शंस को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लैब में जब हम लोग इमल्शंस को बनाने की कोशिश करते हैं, तो लैब में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ट्राइचुरेशन जो मेथड है, ठीक है, मोटार पेसल में हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्राइचुरेट करते हैं। ठीक है, तो मोटार पेसल में उसको हम लोग ट्राइचुरेट करेंगे तो तब जाकर के हमारा इमल्शन बनकर के तैयार होता है। ट्राइचुरेशन का मतलब है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ग्लोब्यूल्स उसमें उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, लिक्विड मीडियम जो हमारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 इज एन इमल्सिफायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 इज एन इमल्सिफायर इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल इफ इट इज सॉल्युबल इन। एक इमल्सिफायर को हम लोग आइडियल इमल्सिफायर बोलेंगे अगर ये सॉल्युबल है किसमें, एक्वस फेज में, ऑयली फेज में, दोनों फेजेस में, या इनमें से कोई भी नहीं। इमल्सिफाइंग एजेंट की बात हो रही है, इमल्सिफाइंग एजेंट मिसिबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो जो एजेंट मिसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, इमल्सन को स्टेबल बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो किस में सॉल्युबल होने चाहिए, एक्वस फेज में सॉल्युबल होने चाहिए, ऑयल फेज में सॉल्युबल होने चाहिए, दोनों फेजेस में वो सॉल्युबल होने चाहिए, या इनमें से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है? सर बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। दोनों में सर। ठीक है, बोथ ए एंड बी। अगर इमल्सिफाइंग एजेंट दोनों फेजेस में डिसॉल्व होता है, सॉल्युबिलिटी अगर उसकी अच्छी है, तो वो एक अच्छा इमल्सिफायर होगा। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज HLB सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासिफाई। HLB सिस्टम की, हाँ, HLB सिस्टम की अभी हम लोगों ने बात करी थी, हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक बैलेंस। तो जो HLB सिस्टम है उसका यूज इनमें से किसको क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है फ्लेवर्स, ऑप्शन बी इज कलर्स, ऑप्शन सी इज सर्फेक्टेंट, एंड ऑप्शन डी इज परफ्यूम्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट्स को HLB वैल्यू या हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस की बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट है, होमवर्क मानो या जो भी तुम लोग इसको मानते हो, कि जो HLB स्केल है इसको देखो कि ये HLB स्केल क्या है, तो कौन से जो एजेंट हैं उनको कौन से वाले HLB स्केल में कैटेगराइज करा, कौन वेटिंग एजेंट है, कौन सर्फेक्टेंट है, कौन सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है, कौन फोमिंग एजेंट है। ठीक है, इस तरीके से इनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा होता है। तो ये आंसर तुम लोगों को ढूंढना है, ये तुम्हारे लिए आज का असाइनमेंट, तुम लोग उसको मान के चलो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द MCQ क्वेश्चंस ऑफ द बी फार्मा, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी जो 3rd यूनिट है। ठीक है, तो उसके 27 इंपॉर्टेंट MCQs हम लोगों ने भी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा टाइम लगेगा हम लोगों को, तो बाकी भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 4 के जो MCQs हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो तुम्हारा गूगल क्लासरूम में भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो जिसको मीनवाइल बाद में इनको देखना होगा तो वहां से जाकर के इन MCQs के वो देख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है।